जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उसमें प्राथमिक उपचार की विधियां एवं प्राथमिक उपचार के बारे में जानने वाले हैं कि क्या जरूरत होती है प्राथमिक उपचार की और कौन कौन सी विधियां होती हैं। जब हम किसी कार्यशाला में कार्य करेंगे, जब इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, तो मान के चलिए कि जैसे हम किसी कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं और वहां पर यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां आप लोग भी जानते हैं डॉक्टर तो उपलब्ध रहता नहीं है उस समय कि आगे वो इलाज कर दे, तो हमें कुछ प्राथमिक उपचार की विधियां सिखाई जाती हैं कि जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है उसको हम प्राथमिक उपचार प्रदान कर सकें। बहुत बार देखा गया है कि यदि व्यक्ति को समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाता है तो उसकी जान भी बचाई जा सकती है, यदि उसको सही तरीके से प्राथमिक उपचार मिल जाता है। इसके लिए क्या करना रहता है कि मान के चलिए किसी भी व्यक्ति है जो कारखाने में कार्य कर रहा है और अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है कि वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा है और नीचे गिर गया, या किसी मशीन में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। उस स्थिति में डॉक्टर तो रहेगा नहीं, तो हमें उसको प्राथमिक उपचार देने के लिए पहले कुछ चीजों को करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पहले हमने सीधा प्राथमिक उपचार देना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जहां दुर्घटना हुई है, थोड़ा सा दुर्घटना स्थल से उस व्यक्ति को दूर, जहां भी एक अच्छा स्थान हो जहां हम उसको लिटा सकें, वहां हमें उसको लेके आना चाहिए। और यदि उसके चारों तरफ भीड़ भाड़ है तो उन लोगों को क्या कर देना चाहिए, चारों तरफ से हटा देना चाहिए, जिससे कि उसको एक शुद्ध वायु, शुद्ध हवा मिल सके। क्यों हटा देना चाहिए? आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब दुर्घटना होती है या ऊंचाई से हम गिरते हैं तो हमारा जो श्वसन तंत्र है या जो हमको सांस लेने में क्या है प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि गिरने के बाद जो हमारी श्वास है वो क्या होती है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए फंस जाती है या रुक जाती है। तो वो क्यों होती है? जैसे हम झटके से जब दुर्घटना होती है वो उस वजह से वो सांस क्या होती है, रुक जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, लोग यदि भीड़ भाड़ है तो उनको हटा देना चाहिए। और जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है, यदि उसके मुंह में कोई नकली दांत हैं, पान या गुटखा वगैरह यदि वो खाए हैं तो उसको क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और यदि कोई घाव बन गया है तो उस पर मच्छर मक्खी वगैरह बैठेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई साफ कपड़ा है तो उसको ढक देना चाहिए, नहीं है तो कोई साफ कागज वगैरह है या कोई दूसरी चीज, तो हमें उसको क्या है ढक देना चाहिए। यह चीजें हमें करनी रहती हैं। और मान के चलिए कोई रूम है, वहां पर खिड़की दरवाजे हैं तो हमें वहां खोल देना चाहिए खिड़की दरवाजे, जिससे कि उसको क्या हो, फ्रेश हवा या ताजी हवा मिल सके। और यदि उसको कहीं हमने लिटाया है और यदि उसको प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या है, उस आदमी को किसी भी चद्दर दरी से हमको क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए, जिससे कि यदि मान के चलिए उसको विद्युत झटके से दुर्घटना हुई है तो जो उसके शरीर का चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि हमें उसका मुंह नहीं ढकना है किसी भी स्थिति में, जिससे कि वो क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से श्वास ले सके। इसके बाद यदि उसको सांस लेने में कठिनाई है तो हमें क्या करना चाहिए, जो कृत्रिम श्वास की अभी हम विधियां देखेंगे उन विधियों का उपयोग करके हमें उसकी श्वास को क्या करना चाहिए, नॉर्मल करने की कोशिश करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी ऊपर से गिरता है तो वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जो उसकी धड़कन है वो चलती रहती है, बेहोश हो जाता है। और जब तक यदि हम डॉक्टर उसको मृत घोषित ना कर दे तो हमको उसको मृत नहीं मानना चाहिए अपने से। तो हमको क्या करना चाहिए, उस स्थिति में उसको प्राथमिक उपचार उसका करना चाहिए, जिससे कि जो उसकी धड़कन है या जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो सके, नॉर्मल हो सके। और इसके साथ ही
आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो प्राथमिक उपचार की विधि की जाती है वह एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी है और वो उसको प्राथमिक उपचार देने लगा, उसको प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि वो गलत तरीके से प्राथमिक उपचार दे और जो दुर्घटना में आदमी बच सकता है वो और प्रॉब्लम आ जाए उसको। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो फैक्ट्री या जो कारखाना है वहाँ एक जिसको आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं वह हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। जैसे कि कोई छोटी दुर्घटना होती है, हाथ कट जाना, जल जाना या ब्लीडिंग हो जाना, इंजरी होने के बाद में, तो उस कंडीशन में हमारे जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें कुछ चीज़ें हर समय उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो यही कि आपका जो कारखाना है उसमें एक स्ट्रेचर होना चाहिए जिससे कि इंसान को लेटाकर दूसरी जगह ले जाया जा सके। छोटी मोटी यदि कोई दुर्घटना हुई है उस समय जो टिंचर होती है, टिंचर आयोडीन होना चाहिए जिससे कि आप उसके घाव को साफ कर सकें। बर्नॉल का एक ट्यूब आता है वो होना चाहिए, डेटॉल वगैरह होना चाहिए और टिंचर बेंजीन होना चाहिए, पट्टियाँ होना चाहिए जिससे कि आप उसको लगा सकें, कुछ रुई होना चाहिए, जालीदार कपड़ा होना चाहिए, दर्दनाशक दवाई होना चाहिए, कच्चा प्लास्टर होना चाहिए, कैंची वगैरह। तो ये चीज़ें हमें अपने कारखाने या फैक्ट्री में या जहां हम काम करते हैं वहां हर समय ये चीज़ें क्या होना चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड किट होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी होना चाहिए। ठीक, उसमें से वो 3 ऐसी चीज़ें देते हैं जो नहीं रहती और एक चीज़ ऐसी रहती है कि जो उसमें रहती है, तो वो ये उसका आंसर रहता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि क्या जरूरत है हमको प्राथमिक उपचार की और क्यों प्राथमिक उपचार दिया जाता है। ठीक, और प्राथमिक उपचार यदि सही समय पर और सही एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो इंसान की क्या है, जो जान बचने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए यह जो प्राथमिक उपचार है आपको ITI में इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी हो और जो इसमें बिंदु दिए हैं कि पहले क्या करना चाहिए, हमने जो अभी आपको एक एक करके समझाए हैं उनको क्या है आपको याद रखना है। अब हम प्राथमिक उपचार की विधियां देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्राथमिक उपचार की विधियों में पहली विधि देखने वाले हैं जो है सिल्वेस्टर विधि। यहाँ पर सिल्वेस्टर विधि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं कि कब हमें सिल्वेस्टर विधि को अपनाना चाहिए। यह विधि हमें तब अपनाना चाहिए जब व्यक्ति के सीने की ओर छाले हो, मतलब यदि उसको सामने की तरफ सीने या पेट पर छाले हो तब यह विधि अपनाई जाती है। दूसरा, हम व्यक्ति को पीठ के बल लेटाएंगे, सीने पर छाले होंगे तो स्वाभाविक सी बात है पीठ के बल लेटाना पड़ेगा और यह 1 मिनट में 10 से 12 बार हमको यह प्रक्रिया करनी रहती है। अब इसमें होता क्या है वह समझने की कोशिश करिए। इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। जैसे ही मान के चलिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है, आप उसको लेके आते हैं और उसको पीठ के बल लेटाते हैं। पीठ के नीचे आप एक छोटा सा तकिया रखेंगे जिससे कि उसका जो सीना है वह क्या हो जाए, थोड़ी ऊपर की ओर हो जाए और आप उसके सिर के पास घुटने के बल बैठ जाएंगे। फिर आप उसके दोनों हाथों को लेंगे, पहले हाथों को सीधा करेंगे, आधी मुट्ठी बंद करेंगे और उनको इस प्रकार से फोल्ड करके उसके सीने पर, चेस्ट पर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। ठीक, कितना डालेंगे, मात्र 2-3 सेकंड के लिए। जैसे ही आप प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो वायु फेफड़ों में फंस जाती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और 2-3 सेकंड के बाद आप प्रेशर को उसके सीने से हटा लेंगे, दबाव को उसके सीने से हटा लेंगे। जैसे ही आप दबाव को उसके सीने से हटाएंगे, फ्रेश वायु क्या होगी, उसके फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। और यह विधि आपको 1 मिनट में कितनी करना है, 10 से 12 बार करके आपको क्या करना है, देखना है। और इसमें भी 2 प्रक्रिया, एक तो हमने बताई कि सीने पे हाथ रखना है, दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि आप जो यदि
की ओर ले जाओगे और उनको फोल्ड करके फिर आप क्या करोगे, प्रेशर डालोगे। ठीक, तो इस प्रकार से यह दो स्थिति में यह विधि की जाती है, जिससे और यह विधि हमको तब तक करनी है जब तक कि उसकी श्वास क्या है, नॉर्मल ना हो जाए, वह आराम से श्वास ना मतलब लेने लगेगा, तब हम इस विधि को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो समझ में आया क्या होती है सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, प्राथमिक उपचार में अब हम लोग सेपर विधि को देखने वाले हैं। सेपर विधि में क्या होता है, यह विधि तब अपनाई जाती है जब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पीठ की ओर छाले हो और हमें उसको दुर्घटना स्थल से दूर लाकर पेट के बल लेटाना रहता है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना रहता है कि हमें उसको किसी भी चटाई या दरी पर लेटाना है, फिर एक छोटा सा पतला सा तकिया लेकर उसके सीने के नीचे रखना है। सीने के नीचे रखने के बाद उसके हाथ ऐसे आगे की ओर कर देना है। ठीक, ऐसे जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके हाथ ऐसे आगे कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपके हाथ का एंगल है उसको आपको चारों उंगलियों को ऐसे बराबर करना है और अंगूठे से समकोण बनाकर उसकी पीठ पर दबाव डालना है। तकिया आपने पहले से उसके सीने के नीचे रख दिया है और जब आप ऐसे करके उस पर दबाव डालेंगे तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा उसके फेफड़े पर, जिससे कि जो वायु यदि फेफड़े में फंसी होगी तो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और यह दबाव मात्र आपको 2 से 3 सेकंड के लिए डालना है, उसके बाद हटा लेना है। जैसे ही आप दबाव को हटाते हैं तो क्या होगा, जो फ्रेश वायु है वो उसके अंदर जाएगी और यह विधि आपको 1 मिनट में 10 से 12 बार, 10 बार या 12 बार आपको क्या करना है, अपनाना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो जब तक उसकी श्वास नॉर्मल ना हो जाए, आसानी से वो सांस ना लेने लगे, तब तक क्या करना है, यह विधि आपको अपनाना है। तो समझ में आया कैसे क्या होता है। ठीक, अब हम लोग प्राथमिक उपचार की विधि में सबसे प्रभावशाली और सबसे अच्छी विधि देखने वाले हैं, जो है मुंह से मुंह में हवा भरना। यह क्या होती है इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है आप उसको दुर्घटना स्थल से थोड़ा दूर लाएंगे, यदि बेड या दरी वगैरह की व्यवस्था है तो उस पर उसको लेटाएंगे और एक जो तकिया है वह आपको पीठ के नीचे रखना है, पीठ और सिर के बीचों बीच रखना है, जिससे कि उसका सिर थोड़ा सा क्या हो जाए, नीचे की तरफ झुक जाए। उसके बाद आपको पीठ के बल लेटाना है और यदि उसके मुंह में कोई दांत या जर्दा, तंबाकू, गुटखा कुछ है तो उसको क्या करना है, आपको निकाल देना है। फिर आपको एक पतला कपड़ा लेना है, जैसे कि आपका रुमाल वगैरह हो गया, और उसको उसके मुंह पे रख के आपको अपने मुंह से क्या करना है, हवा को प्रेशर से क्या करना है, उसके मुंह के अंदर आपको हवा देना है। ठीक, इसमें कभी कभी नाक को भी बंद कर दिया जाता है, जिससे कि जो हवा है प्रेशर के साथ, दाब के साथ अंदर जाए, और यह आपको मात्र 2 से 3 सेकंड तक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मुंह अलग कर लेना है, कपड़ा अलग कर देना है, जिससे कि जो वायु यदि उसके सीने के अंदर या फेफड़े में फंसी हुई है वह वायु क्या हो सके, बाहर निकल सके और फ्रेश वायु क्या है, अंदर जा सके। यह सबसे प्रभावशाली एवं अच्छी विधि होती है। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा लंबे समय तक आपको नहीं करना रहता है। यह आपको 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से आपको 15 से 20 मिनट तक करना रहता है। बाकी जो दूसरी विधियां हैं उनमें क्या होता है कि वो कभी कभी आपको हो सकता है कि आधे घंटे से 1 घंटे तक करना पड़े, और यह विधि सबसे असरकारक विधि होती है। यह सबसे जल्दी एक कारगर विधि होती है, और यह यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि प्राथमिक उपचार की सबसे प्रचलित एवं अच्छी विधि कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, मुंह से मुंह में हवा भरना। और यह आपको तब तक करना है जब तक कि सामने वाले की श्वास नॉर्मल ना हो जाए। इस विधि को आपने कभी कभी मूवी वगैरह में भी देखा होगा, जैसे कोई डूब जाता है तो उसको निकाल के लेके आते हैं पानी के बाहर, फिर वो एक दूसरे को हवा देते हैं। ठीक, वही वाली है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है, अपनी विधि में थोड़ा सा अंतर है। तो समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, अब हम लोग प्राथमिक उपचार की विधियों में
कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा विधि देखने वाले हैं। यह विधि क्या होता है, इसमें एक रबर का वाल्व होता है जिसको प्रेस करने पर हवा बाहर जाती है और छोड़ने पर हवा अंदर आती है। एक प्लास्टिक की नली रहती है और एक रबर का मास्क होता है। उसमें क्या होता है कि जो मास्क रहता है वो आपके चेहरे पे लगाया जाता है और उस वाल्व को जब आप प्रेस करते हैं, प्रेस करने पर जो हवा है वो आपके शरीर के अंदर जाती है और छोड़ने पर क्या होती है, वो बाहर जाती है। जो वाल्व होता है उसमें 2 इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे रहते हैं और उसी से हवा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यह विधि 1 मिनट में हमको 15 से 20 बार करनी रहती है। और आपने इस विधि को मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब किसी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो वो उसके ऊपर एक मास्क लगा रहता है और वो हाथ से एक गोल बॉल टाइप की रहती है, बॉल से थोड़ी सी बड़ी आकृति का रहता है, उसको वो प्रेस करके क्या करते हैं, उसको श्वास देते हैं। तो वह होती है आपकी कृत्रिम यंत्र द्वारा श्वास विधि। और इसमें आपने ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि पहले जो आपके गांव वगैरह में वो एक भोंपू आता था बजाने का, ब्रेड वाले जो रखते थे, वैसे ही होती है। उसमें थोड़ा सा बड़ा वाल्व होता है और वो क्या करता है, जो अपनी वायु होती है उसको शरीर के अंदर एक नली के माध्यम से पहुंचाने का काम उसमें किया जाता है। तो समझ में आया प्राथमिक उपचार की विधियां, ठीक।